बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में आपने आत्म परिचय के अंश का अध्ययन किया था। आत्म परिचय से प्रश्नोत्तर और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर सब कुछ देख चुके हैं। आज हम कक्षा 12वीं के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका शीर्षक है पतंग और जिसके रचयिता हैं आलोक धनवाजी, उसका व्याख्या, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में प्रश्न आते हैं उस तरीके के प्रश्नों से आपको अवगत कराने वाला हूं। तो सबसे पहले इन्होंने अपना शीर्षक पतंग क्यों रखा है और इसमें इन्होंने किसका चित्रण किया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आखिर इस पाठ का सारांश क्या है। भादों के महीने में अत्यधिक बारिश होती है और भादों के महीने में बारिश के बाद में ठीक आश्विन का महीना आता है, क्वार का महीना आता है, शरद ऋतु का आगमन होता है। और शरद ऋतु के आगमन होते ही चारों तरफ बिल्कुल उजाला छा जाता है, आकाश स्वच्छ हो जाता है, चहल पहल हो जाती है और यह मौसम पतंगबाजी के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। और सभी बच्चे अपने अपने घर से पतंग को लेकर के अपने अपने छतों पर पहुंच जाते हैं, पतंगबाजी करने लगते हैं। इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या, पतंग रखा। और इस पतंग के माध्यम से इन्होंने कहा है कि बच्चे अत्यंत उमंग में परिपूर्ण हो करके, जब वह बेसुध होकर के दौड़ते हैं, शुद्ध बुद्ध होकर के दौड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ते हैं, तो देखने से ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, क्या संपूर्ण पृथ्वी दौड़ते हुए उनके पैरों के पास में आती है। इन्होंने इस शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया। आपको पता है मानवीकरण कहाँ होता है, जहां प्रकृति प्रदत्त वस्तु का मनुष्य के रूप में चित्रण होता है। तो इन्होंने इसको एक उत्साही बालक के रूप में चित्रित किया है कि यह शरद ऋतु नहीं है। मालूम ऐसा हो रहा है कि यह एक उत्साही बालक है जो अपनी नई साइकिल को, चमकीली साइकिल को अत्यंत तीव्र गति से चलाते हुए, घंटी को जोर जोर से बजाते हुए आ रहा है। इन्होंने कहा कि बच्चों के पैरों में ऐसा देखने से लगता है कि कपास होती है, जिसके कारण वह ऊंचाइयों से भी कूद जाते हैं तो उनको चोट नहीं आती है, खरोच नहीं आती है। वह अत्यंत आनंदित होकर के एक जगह से दूसरे जगह तक दौड़ते रहते हैं। तो तरह तरह के उपमानों के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया है कि पतंग के माध्यम से ऐसा लगता है कि बच्चे पतंग को नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि पतंगों के साथ साथ वे भी स्वयं ही क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उनको मानो वह पतंग की पतली सी रस्सी पकड़े रहती है, थामे रहती है, जिसके कारण वह गिरते नहीं है, खतरनाक किनारों तक भी पहुंच जाते हैं। तो यह तो इस पाठ का सारांश हुआ। आगे हम लोग देखें कि आखिर पंक्ति के माध्यम से यह क्या कहना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले है कि सबसे तेज बौछारे गई। सबसे तेज, सबसे प्रविशेषण है, जहां विशेषण की भी विशेषता बताए जो शब्द, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि सबसे तेज बौछारे गई। तेज बौछारे, तेज क्या है, विशेषण है, सबसे क्या है, प्रविशेषण है। सबसे तेज बौछारे गई भादों के महीने में जो अत्यंत तीव्र गति से बारिश हो रही थी। भादों का महीना जो बारिश के लिए विख्यात है, उसकी तेज बौछारें अब धीरे धीरे क्या हो गई हैं, समाप्त हो गई। इसके लिए उन्होंने केवल 2 शब्द कहा कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। अंत में इन्होंने कहा कि भादो का महीना व्यतीत हो गया है और भादो के महीने में तीव्र गति से जो बारिश होती है वह बारिश भी अब क्या हो गई, समाप्त हो चुकी है। क्या कहा, सवेरा हुआ,
भादों के महीने में बादलों के छाने के कारण अत्यधिक बादल चारों तरफ से घिर जाते हैं, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है। और इस अंधेरे को ही कवि ने कहा कि मानो या रात्रि हो गई है। और ज्यों ही ये बादल हट जाते हैं, बादल समाप्त हो जाते हैं, मानो सवेरा हुआ। इन बादलों के हटने के कारण मानो रात्रि व्यतीत हो गई है, क्या सवेरा हो गया है। और उस सवेरे का देखिए कितना सुंदर इन्होंने मानवीकरण किया है, क्या कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा। अब प्रश्न यह उठता है कि खरगोश की आंखें कैसी होती हैं? लाल और भूरी। लालिमा क्या है? प्रातःकाल सूर्य की किरणें। भूरी मैंने क्यों कहा? रात्रि का समय व्यतीत होने के बाद और सूर्योदय होने के पहले आप देखे होंगे न तो अत्यधिक अंधेरा रहता है और न ही उजाला रहता है। उस स्थिति को कहते हैं भूरा। वही रंग इन्होंने कहा कि खरगोश की आंखों जैसा क्या लाल सवेरा, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरे का आगमन हुआ। किसके रूप में? शरद ऋतु के रूप में। क्या शरद आया? इन्होंने ये नहीं कहा कि शरद ऋतु आई। शरद ऋतुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, यह पता होना चाहिए बेटा। शरद ऋतु अर्थात ऋतुओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इन्होंने मानवीकरण करने के लिए कहा कि शरद आया, मानो शरद कोई क्या बच्चा हो, उत्साही बालक है, वह आया क्या करने के लिए? शरद आया फूलों को पार करते हुए, अवरोध को दूर करते हुए, समस्याओं को दूर करते हुए, फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। मानो शरद ऋतु एक उत्साही बच्चा है जो अपनी साइकिल को अत्यंत तीव्र गति से चला रहा है और अपनी उस साइकिल की घंटी को जोर जोर से क्या कर रहा है? बजा रहा है। कितना सुंदर उपमान इन्होंने दिया, क्या कि शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल। नई चमकीली, चमक क्या है? विशेषण है। नई क्या है? प्रविशेषण है। विशेषण के पहले प्रविशेषण प्रयोग किया गया है लगभग हर जगह पर। उन्होंने कहा कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई और चमकती हुई साइकिल को तीव्र गति से चलाते हुए ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है। यह शरद ऋतु कोई बच्चा है, उत्साही बच्चा है जो इस तरीके से अपनी गतिविधि को करते हुए आ रहा है। क्या चमकी घंटी बजाते हुए जोर जोर से एक आया है। जोर जोर को मैंने कई बार बताया है कि जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और अर्थ एक ही निकलता है, वहां पर क्या क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपनी मनमोहक इशारों से मानो अपने साथी को, अपने साथियों को, उनके साथ में जो पतंगबाजी करने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को क्या कर रहा हो? बुला रहा है। अपनी मनमोहक इशारों से, अपने रोचक इशारों से पतंगबाजी करने वाले बच्चों को क्या कर रहा है? आमंत्रित कर रहा है, बुला रहा है, अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। क्या है लिए? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड का मतलब समूह यहां पर हो जाएगा। पतंगबाजी करने वाले जितने बच्चे हैं उन बच्चों के समूह को मानो वह क्या घंटी को जोर जोर से क्या कर रहा है? बजाते हुए उनको बुला रहा है। और क्या कर रहा है? चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। मुलायम माने कोमल। कोमल क्यों हो गया? प्रश्न यह उठता है कि उस उत्साही बालक के कारण यह आकाश मुलायम क्यों हो गया? शरद ऋतु में आकाश में आर्द्रता होती है, आकाश में नमी होती है और
उस नमी के कारण वातावरण बहुत ही मुलायम हो जाता है। कैसे? ज्येष्ठ के महीने की अपेक्षा जब आप तुलना करेंगे तो जो शरद ऋतु का महीना होता है, जाड़े की ऋतु का महीना होता है, उसमें आर्द्रता अधिक होती है, उसमें नमी अधिक होती है। इसलिए कवि ने यहां प्रयोग किया है कि क्या? मुलायम बनाते हुए। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना, केवल मुलायम ही नहीं बना रहा है, मुलायम विशेषण है, लेकिन इतना मुलायम बनाते हुए, प्रविशेषण का प्रयोग, इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। मैंने पहले ही बताया कि शरद ऋतु पतंगबाजी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। तो वह आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, शरद ऋतु आ गई है, उसका आगमन हो गया है, उत्साही बच्चे का आगमन हो गया है, कह लिए ताकि वह पतंग आकाश में ऊपर उठ सके, पतंगबाजी किया जा सके, पतंग उड़ाने का समय आ गया है। क्या इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे हल्की, केवल हल्की नहीं, देखिए हल्की क्या है? विशेषण है, लेकिन सबसे हल्की प्रयोग किया गया। सबसे के पहले इन्होंने हालांकि लिखा है, जबकि हल्की होता है अपभ्रंश। हल्की और सबसे हल्की मतलब क्या? कि प्रविशेषण के यहां पर प्रयोग किया है, उसमें और भी बल लाने के लिए, अधिकता देने के लिए इन्होंने प्रयोग किया प्रविशेषण का। क्या? कि सबसे, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। क्या है रंगीन चीज? वही पतंग। पतंग के लिए इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे हल्की चीज होती है पतंग, और क्या? रंगीन होती है, और वह उड़ सके, आकाश में जाकर के उड़ सके, पतंगबाजी किया जा सके। दुनिया का सबसे पतला कागज, और उस पतंग को बनाने में जिस कागज का प्रयोग किया जाता है वह कागज भी क्या? अत्यंत पतला होता है। क्या? पतंग के रंग रूप आकार की तरफ कवि चित्रित कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं कि पतंग सबसे पतली चीज होती है, सबसे हल्की चीज होती है, और रंगीन होती है। रंगीन क्यों? आकर्षित करने के लिए, ताकि वह बच्चों को आकर्षित कर सके, बच्चे उसको खरीद सकें। क्या? दुनिया का सबसे पतला कागज, पतंग को बनाने में जिस कागज का प्रयोग किया जाता है वह कागज भी क्या होता है? अत्यंत पतला होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पतला कागज उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी उस पतंग को जो आकृति प्रदान करने के लिए बांस की एक पतली कमानी का प्रयोग किया जाता है, तिकोनी आकार की, इसको इन्होंने कमानी कहा। नुकीले, लचीली, और वह भी क्या होती है? अत्यंत पतली होती है। पतली क्यों? क्योंकि यदि वह मोटी कर दी जाएगी तो उसका वजन अधिक हो जाएगा। वजन अधिक होने के बाद में वह पतंग ऊपर नहीं उड़ सकता। इन्होंने कहा कि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और पतंगबाजी करते हुए बच्चे जोर जोर से सीटी बजाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि सीटियों, बहुवचन प्रयोग किया गया। सीटियों का एक वचन के रूप में नहीं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। सीटियों और क्या? किलकारियों। किलकारी क्या होता है बेटा? किलकारी का मतलब होता है जोर जोर से ठहाके लगा करके हंसना। तो इन्होंने कहा कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, जोर जोर से हंसने की, तितलियों की। तितली क्या है यहाँ पर? तितली का इन्होंने यहाँ पर रूप खींचा है कि तितलियों की नाजुक, नाजुक माने कमजोर होता है, दुनिया। तितलियों की नाजुक दुनिया का निर्माण हो गया है। ऐसा देखने से लगता है कि आकाश मंडल में तितलियों की एक नाजुक दुनिया सिरज दी गई है, एक नाजुक दुनिया बना दी गई है। तो प्रश्न यह उठता है कि तितलियों की नाजुक दुनिया क्या है? रंग बिरंगे जो पतंग आकाश मंडल में उड़ रहे हैं
उन पतंगों को देखने से ऐसा लग रहा है, उन पतंगों को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पतंग नहीं बल्कि क्या है, रंग बिरंगी तितलियां हैं जो क्या आकाश मंडल में मंडरा रही हैं, पुष्प पर क्या परागकणों को, उनके रस को चूसने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक उड़ती हुई ये तितलियां दिखाई दे रही हैं। तितलियां क्यों? क्योंकि तितलियों के पंख कैसे होते हैं? एक कलर के होते हैं ना? नहीं, क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। और ये पतंग भी क्या है? रंग बिरंगी है। इसलिए इन्होंने इन पतंगों की तुलना किससे किया है? तितलियों से किया है। इसलिए इन्होंने प्रयोग किया कि तितलियों की नाजुक दुनिया। इस पर आधारित कुछ प्रश्न बनते हैं कि कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है। प्रातः काल का वर्णन इन्होंने किस प्रकार किया है? इन्होंने प्रातः काल का वर्णन कैसे किया है? खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। प्रातः काल का वर्णन इन्होंने किया है कि ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि लाल भूरे रंग का जो आकाश मंडल दिखाई देता है वह लाल रंग का आकाश मंडल नहीं बल्कि क्या, खरगोश की लाल भूरी आंखें हैं। अगला प्रश्न इस पर बनता है, कवि ने प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार किया है? उन्होंने प्रातः काल का वर्णन किया है कि प्रातः काल किलकारियों से परिपूर्ण होता है, चारों तरफ बच्चे उत्साह से परिपूर्ण होते हैं और पतंगबाजी करने के लिए बच्चे क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं। अगला प्रश्न, शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है? इन्होंने कहा कि शरद ऋतु में वातावरण कैसा हो जाता है? शरद ऋतु में वातावरण अत्यंत नाजुक, मुलायम और पतंगबाजी करने के लिए अनुकूल हो जाता है। सीधे आप कहिए कि पतंगबाजी करने के लिए अनुकूल हो जाता है। अगला, पतंग के बारे में कवि ने क्या कहा है? पतंग के बारे में कवि ने कहा है कि पतंग दुनिया की सबसे पतली चीज होती है, सबसे पतला कागज होता है और रंगीन चीज होती है। ऐसा इसलिए बनाया जाता है ताकि पतंग आसानी से आकाश मंडल में क्या करे? उड़ सके और उसको उड़ाते हुए बच्चे क्या करें? अपने उत्साह को प्रकट कर सके। इन्होंने कहा कि अगला पद, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कौन कपास लेकर के आते हैं? बच्चे। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे जन्म से ही अपने पैरों में कपास लेकर के पैदा होते हैं। कपास का मतलब रुई, रुई का मतलब गद्देदार। उनके तलवे क्या अत्यंत गद्देदार होते हैं जिसके कारण वह कहीं से भी कूदते हैं तो उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कवि ने कहा कि बच्चे ऐसा लगता है कि वह अपने जन्म से ही अपने पैरों में कपास लेकर के पैदा होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी तीव्र गति से दौड़ती हुई उनके पैरों के पास आती प्रतीत होती है। आप आती है नहीं कहेंगे, व्याख्या में क्या कहेंगे? आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि आपने अनुमान किया होगा जब बस और ट्रेन में आप बैठे होते हो, आपकी बस और ट्रेन चलती रहती है तो आप देखते हैं कि किनारे पर के पेड़ पौधे, बिल्डिंग, इमारतें वह दूसरी दिशा में उतने ही तीव्र वेग से भाग रहे हैं। क्या वह बिल्डिंग दौड़ रहे हैं? क्या दौड़ते रहते हैं? नहीं, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। तो बच्चे तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन कवि ने कहा कि ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन पैरों के पास अर्थात चंचल पैरों के पास यह पृथ्वी बहुत ही तीव्र गति से क्या आती हुई प्रतीत होती है। कब? जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध का मतलब शुद्ध बुद्ध खो करके। जब वे शुद्ध बुद्ध को खोकर अर्थात तीव्र गति से दौड़ते हैं। बे का मतलब यहां उपसर्ग है, अशुद्ध मतलब उनकी बात के लिए कहा गया कि बेशुद्ध, शुद्ध बुद्ध खो करके छतों को और भी नरम बनाते हुए।
जब वह दौड़ते हैं तो उनके पैरों के पदचाप से वह आकाश क्या होता है, अत्यंत मुलायम हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं से मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है, मृदंग बजता हुआ प्रतीत होता है। या मृदंग क्या है? मृदंग जब बच्चे छतों के ऊपर दौड़ते हैं तो धम धम की आवाज आती है, आपने कल्पना किया होगा। और ऐसा कार्य हर एक दिशाओं में हो रहा है, चारों तरफ बच्चे अपने छत पर दौड़ रहे हैं, जिसके कारण दमदम की आवाज आ रही है। और वैसे ही मृदंग क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें से आवाज भी वैसे ही निकलती है। इसलिए कवि ने कहा कि मानो बच्चे क्या कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हों। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, बहुत तीव्र गति से जब चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर डालियों को जितनी ही नीचे तक झुका करके आप छोड़ते हैं, वह डालियां प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उतनी ही ऊपर तक जाती हैं। नहीं कहा जाता है कि पेंग बढ़ाकर नभ को छू लें, आओ मिलकर झूला झूलें। वही इन्होंने कहा कि उस पेंग को बढ़ा करके, उस कदम को बढ़ा करके, उस रस्सी को बढ़ा करके ऐसा लगता है कि ये पूरे आकाश को क्या करेंगे, छू लेना चाहते हैं। कौन? बच्चे। तो इन्होंने कहा कि जब वे पेंग भरते हुए अर्थात तीव्र गति से दौड़ते हुए चले आते हैं, डाल की तरह, यहां उपमा दिया गया कि डालों की भांति लचीले वेग से अक्सर ये डालों की भांति लचीले हो करके अर्थात दौड़ते हुए तीव्र गति से चले आते हैं। तो क्या, कहां पर? छतों के खतरनाक किनारों तक। खतरनाक क्यों? छतों के किनारे तक, जहां तक बच्चे पहुंच जाते हैं वहां तक आप और हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनमें भय नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने ही शरीर के संगीत के माध्यम से वह गिरने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि पतंगों की उस पतली रस्सी के माध्यम से, उस पतली डोरी के माध्यम से, उस पतले धागे के माध्यम से ये बच्चे भी गिरने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। वह रस्सी इनको गिरने से क्या करती है, बचा लेती है। ऐसा देखने से प्रतीत होता है। और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में, और इसका शेष अंश जो है उसको भी अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।